गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी एकेडमी। आज का अपना एक लेक्चर है मसल्स के अंदर क्रिएटिन्स को लेकर के कि क्रिएटिन क्या चीज़ होती है। क्रिएटिन के बारे में क्लास में स्टूडेंट्स किसी तरह से डाउट पूछते हैं कि ये क्रिएटिन क्या है, क्या ये क्रिएटिन हमारे शरीर के लिए अच्छा है, क्या ये क्रिएटिन हमारे शरीर में कोई साइड इफेक्ट करता है, इसको कौन से फूड से लिया जा सकता है, ये कौन से फूड से यानी वेज से मिलता है कि नॉन वेज से मिलता है। तो इस क्रिएटिन्स और मसल्स को लेकर के हम बात करते हैं। देखो, हमारी बॉडी में मसल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम अपने बॉडी में स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं। देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो डाइजेशन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो श्वास लेने में मदद करता है। इसी प्रकार इन सभी सिस्टम में एक सिस्टम हमारे शरीर का होता है जिसको हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। ये जो स्केलेटल सिस्टम है जिसको हम कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं, ये स्केलेटल सिस्टम जो है इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर शरीर का एक ढांचा बनता है, शरीर का एक फ्रेम बनती है और उस फ्रेम को बनाने में एक तो मदद करती है बोन और एक मोस्टली मदद करती है मसल्स। और इन बोन को इस मसल से जोड़ने के लिए इस बोन को इस मसल से जोड़ने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज काम आती है वो होती है टेंडन्स। ठीक है। अब वैसे तो शरीर में तीन तरह की मसल्स होती है, स्ट्राइटेड मसल्स, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स और कार्डिक मसल्स। ये तीनों मसल शरीर में अलग अलग जगह पर होती है और अलग अलग काम करती है। सबसे पहले जैसे स्ट्राइटेड मसल्स की बात करें तो इसको हम स्ट्राइटेड मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर स्ट्राइशन होते हैं, बहुत सारी धारियां पाई जाती है और इस वजह से इसको हम किस नाम से जानते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स। सेकेंड नंबर की मसल्स जो आपके विसरल ऑर्गन में पाई जाती है जिनको हम नॉन स्ट्राइटेड मसल्स या हम लोग विसरल मसल्स भी कहते हैं, स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, ड्यू टू नॉट प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइशन। थर्ड नंबर की जो मसल्स होती है which especially found in heart, that is called cardiac muscles. It is similar to striated muscles in case of morphology. मॉर्फोलॉजी देखा जाए तो यानी बाहर से देखा जाए ये मसल जो दिख रही है आपको, ये मसल्स अगर बाहर से देखे तो बिल्कुल इसके जैसी दिख रही है, स्ट्राइटेड मसल्स हैं, पर काम करने के हिसाब से इसका पूरा काम का तरीका जो है वो कैसा होता है, नॉन स्ट्राइटेड। इसलिए हम कह सकते हैं इट इज स्ट्रक्चरली स्ट्राइटेड बट फंक्शनली नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्ट्राइटेड मसल्स को लेकर। अभी बताया था कि स्ट्राइटेड मसल्स हमारी बॉडी में बोन से जुड़ती है और स्केलेटल सिस्टम बनाती है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। इसको हम कंकाली मांसपेशी के नाम से भी जानते हैं। इसको रफ मसल्स भी कहते हैं क्योंकि इसका सरफेस जो है वो रफ होता है। इसको वॉल्यूंटरी मसल्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी बोन से जुड़ती है और वो लोकोमोशन में मदद करती है, हमारे विल के अकॉर्डिंग, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करती है। इस मसल्स की खासियत है कि इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस होती हैं, यानी एक मसल्स एक फाइबर की तरह होती है जिसकी लंबाई जो है वो 3 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर होती है और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, सिलेंड्रिकल होती है और अनब्रांच्ड होती है। कार्डियक मसल्स ब्रांच होती है, बाकी सारी मसल जो है वो अनब्रांच्ड होती है। अब इस मसल्स की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, हमारे शरीर के अंदर एक बोन होती है और उस बोन से मसल जो है वो एक प्रोसेस के द्वारा जुड़ती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं टेंडन्स। ये टेंडन्स है, ठीक है। तो बोन है, ये फर्स्ट है बोन, और बोन से जो मसल जुड़ रही है वो मसल्स, ये है मसल्स, ठीक है। तो बोन से जो मसल जुड़ती है उसको जोड़ने के बीच में मदद करता है एक फाइबर दैट इज कॉल्ड टेंडन्स, कार्टिलेजिनस फाइबर है। अब जब बोन से मसल जुड़ती है तो ये मसल जो है वो स्केलेटल मसल्स कहलाती है क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जो है मोस्टली स्केलेटल सिस्टम बनाती है। अब ये मसल्स अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, यानी ये मसल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इस मसल्स को अगर हम डिटेल में देखें तो देखो, सबसे पहले इस मसल्स के अंदर आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये है मेन मसल्स बेली, इसको मसल्स बेली कहते हैं। इस मसल्स बेली में आपको छोटे छोटे बंडल दिख रहे हैं, इन बंडल को हम कहते हैं फेसिकल्स। ये फेसिकल है यानी बंडल है। अगर आप एक फेसिकल को जूम करें तो इस फेसिकल के अंदर आपको बहुत सारे मसल फाइबर देखने को मिलेंगे। ये जो मसल फाइबर है यही एक्चुअल में मसल्स की सेल होती है। इन मसल्स फाइबर को और जूम करें तो आपको एक मसल्स फाइब्रिल देखने को मिलेगा, मायोफाइब्रिल देखने को मिलेगा। इस मायोफाइब्रिल में आपको व्हाइट और डार्क बैंड देखने को मिलते हैं जिनके अंदर एक यूनिट होती है जिसको कहते हैं सार्कोलिमा। सार्कोलिमा के अंदर जो है वो आपको बहुत सारे फिलामेंट देखने को मिलते हैं, इसको हम मायोफाइब्रिल के नाम, इसको हम मायोफिलामेंट के नाम से जानते हैं। इसको हम एक बार ड्रॉ करते हैं, कैसे होता है देखो, जैसे ये अपनी बोन है, इस बोन से एक टेंडन जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल्स ये अपनी बोन है
और इस बोन से एक टेंडन जुड़ा हुआ है, ये है एक टेंडन। इस टेंडन से सबसे पहले एक मसल्स निकलती है, ये एक मसल्स निकल गई, इसको हमने नाम दिया मसल बेली। ये है मसल बेली। इस मसल बेली के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बंडल होते हैं, इस बंडल को हम कहते हैं फेशिया या फेसिकल्स। अब एक फेसिकल्स को अगर हम जूम करें तो इस फेसिकल के अंदर आपको छोटे छोटे सेल देखने को मिलेगी। इन सेल को हम कहते हैं मसल्स फाइबर, इनको हम मायो फाइबर भी कह सकते हैं और इनको हम मसल सेल के नाम से भी जान सकते हैं। अब ये जो मसल्स फाइबर है, इन मसल्स फाइबर को जूम करें तो इसके अंदर आपको एक छोटे से स्ट्रक्चर, ये जो मसल्स फाइबर हमने जूम किया है, इस मसल्स फाइबर के अंदर आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं मायोफाइब्रिल। और ये मायोफाइब्रिल जो है, इस मायोफाइब्रिल के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के बैंड्स देखने को मिलते हैं जिनको हम कहते हैं डार्क बैंड एंड वाइट बैंड। डार्क बैंड एंड वाइट बैंड, तो दो तरह के बैंड्स होते हैं, डार्क बैंड और वाइट बैंड, जो मायोफाइब्रिल में पाए जाते हैं। ये दोनों ही बैंड्स एक यूनिट के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं सार्कोमियर। तो सार्कोमियर मसल्स की यूनिट होती है। अब इस मायोफाइब्रिल को अगर हम जूम करके देखें तो इसके अंदर बहुत सारे फिलामेंट होते हैं, एक्टिन है, मायोसिन वगैरह। इन फिलामेंट को कहते हैं मायोफिलामेंट, मायोफिलामेंट के नाम से जानते हैं। जनरली मसल्स में दो तरह के मायोफिलामेंट होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्टिन और एक को कहते हैं मायोसिन। फॉर एग्जांपल्स हम बताते हैं कि जैसे कि हमारे मान लो कि जैसे हमने एक मायोफाइब्रिल, यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इस स्ट्रक्चर में हमने कहा कि व्हाइट और डार्क बैंड है, इस डार्क बैंड को हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। हम एक सार्कोमियर का डायग्राम बनाते हैं। सार्कोमियर कैसा दिखता है, देखिए अगर हम सार्कोमियर की बात करें तो सार्कोमियर में होता क्या है, हमारे पास एक डायग्राम है, उस डायग्राम का नाम है मायोफाइब्रिल। अब मायोफाइब्रिल में एक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं जेड लाइन। ये लाइन है, इस लाइन को हमने क्या नाम दिया, जेड लाइन। ये जेड लाइन है और इस जेड लाइन के अंदर बहुत सारे जो है यहाँ पर दो तरह के बैंड्स पाए जाते हैं। एक वो बैंड्स है जो सिर्फ एक्टिन से बना है, ये मायोफाइब्रिल है, इसके अंदर बहुत सारे बैंड्स पाए जाते हैं। अब एक बैंड ऐसा है जो सिर्फ एक्टिन से बना है, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक जो भाग है ये सिर्फ एक्टिन से बना है, ये व्हाइट फाइबर है, इनको हम एक्टिन मान देते हैं। ये एक्टिन फिलामेंट है जो पतले फिलामेंट है, तो एक्टिन से बना है। इस बैंड को कहते हैं हम आई बैंड, यानी ये थोड़ा व्हाइट बैंड है। वही दूसरी तरफ जो बैंड दिख रहा है जिसके अंदर येलो कलर की फाइबर भी है और व्हाइट फाइबर भी है, व्हाइट फाइबर को हमने एक्टिन का, येलो फाइबर को हमने मायोसिन का। तो अब ऐसा बैंड जो एक्टिन मायोसिन दोनों से बना है, इसको हमने नाम दिया ए बैंड, या इसको कहते हैं एन आइसोट्रोपिक बैंड, या इसको कहते हैं हम लोग ए बैंड, ठीक है। इस ए बैंड के बीच में एक लाइन होती है जिसको हम एम लाइन कहते हैं, और एरिया होता है जिसको हम एच एरिया कहते हैं। यहाँ पर एक एरिया भी होता है, इस एरिया को हम एच एरिया कहते हैं। ये कहानी तो हमने मसल्स के स्ट्रक्चर्स की बताई। अब इस मसल्स के स्ट्रक्चर्स के अंदर हम एक्टिविटी बताते हैं कि हमारी बॉडी में ये मसल्स कितने टाइप की एक्टिविटी करती है। तो हमारे मसल जो है वो दो तरह की एक्टिविटी करती है, एक तो करती है स्लो ट्विच एक्टिविटी और एक करती है फास्ट ट्विच एक्टिविटी। सुनो बताते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल्स लिख रहे हैं, या हम भाग रहे हैं, या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कंटिन्यूटी में आ रहा है, यानी हम कोई भी काम, जैसे मान लो हम चल रहे हैं या बोल रहे हैं, तो ऐसे काम जिसमें हमारी मसल्स कंटिन्यू काम करती है, बिना रुके कंटिन्यू काम कर रही है। जैसे किसान जो है वो फसल काटता है, इसी प्रकार जैसे सैनिक वगैरह मैराथन करते हैं। तो इस टाइप के जो काम है जिसमें कंटिन्यू, जो काम कंटिन्यू होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारी मसल जो है उसको लगातार एटीपी मिलती रहती है, काम करने के लिए लगातार एटीपी मिलती रहती है। अब एटीपी लगातार मिल रही है, क्यों मिल रही है, क्योंकि मसल धीरे धीरे अपना काम कंटिन्यू कर रही है, कंसिस्टेंसी रख रही है। तो जब मसल्स में एटीपी लगातार मिल रही है, इसका मतलब उसको ऑक्सीजन भी लगातार मिल रही है। तो एक तो ऑक्सीजन लगातार मिल रही है, इसका मतलब उनमें रेस्पिरेशन हमेशा कैसा होगा, एरोबिक होगा। दूसरी बात, एटीपी लगातार मिल रही है, इसका मतलब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा है, वो धीरे धीरे फैटिग होगी, उसमें थकान धीरे धीरे आएगी। तो इस टाइप की जो मसल्स है जो धीरे धीरे अपने एटीपी को कंज्यूम करती है, उसको कहते हैं स्लो ट्विच मसल्स। ये मसल्स ज़्यादातर जो है आर्मी वालों के अंदर या कॉमन लोगों के अंदर देखने को मिलेगी, यानी ये मसल उनमें, उनकी बॉडी जो है वो
ऊपर से नीचे तक एकदम प्रॉपर वे में होगी। यानी उनमें ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्डर है और वो जो है जिम वालों के पास, ऐसा नहीं। जिम वालों के पास इस टाइप की मसल्स देखने को नहीं मिलती। यानी ये जो रेगुलर काम करते हैं उनमें होगी। जैसे वार्म अप कर दिया, हम चल रहे हैं, हम भाग रहे हैं, कोई काम कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी बॉडी में एक मसल्स होती है फास्ट ट्विच मसल्स। फास्ट ट्विच मसल्स का मतलब ऐसी मसल्स जिसका यूज हम एकदम से किसी काम को करने में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, किसी सामान को उठा रहे हैं, या हम एकदम से किसी को धक्का दे रहे हैं, तो ये वो कंडीशन है जिसमें आपकी मसल्स जो है वो एनर्जी को एकदम से गेन कर रही है, एनर्जी को एकदम से यूज कर रही है। अब जब आपकी मसल्स एकदम से एटीपी का यूज करेगी, इसका मतलब मसल्स में एक टाइम के बाद एटीपी की कमी आ जाएगी, और एटीपी की कमी आएगी तो हम कह सकते हैं कि मसल्स बिना एटीपी के या बिना ऑक्सीजन के इधर उधर से एटीपी, जो बची हुई एटीपी स्टोर करती है, तो बिना ऑक्सीजन के एटीपी का इस्तेमाल करके काम करना शुरू कर देगी और ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में बदलेगी। दैट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये मसल्स फास्ट काम करती है, कम टाइम में एकदम से ज्यादा काम करती है। हाई उसके अंदर जो है हम कह सकते हैं कि जो है कॉन्ट्रेक्शन काफी ज्यादा फास्ट होता है, इंस्टेंटली काम करती है। तो इस टाइप की जो मसल्स होती है उसको हम कहते हैं फास्ट ट्विच मसल्स। अब बात करते हैं कि मसल्स में एटीपी आती कहाँ से। तो सुनो, जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन आता है। कहाँ से आएगा? फेफड़ों से। जब हम ब्रीथ करते हैं, श्वास लेते हैं, तो ब्रीदिंग के द्वारा हम ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं, और वो ऑक्सीजन हमारे ऑक्सीजन जो है फेफड़ों से, कुपिका से होते हुए जो है ब्लड में चला जाता है, और ब्लड से कहाँ जाएगा? सेल में जाएगा। सेल के अंदर ये ऑक्सीजन क्या करेगा? जो ग्लूकोज सेल में आया खाना खाने के बाद, वो ग्लूकोज सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड में बदलता है, और उसके बाद एसिटिल को एंजाइम बनाता है। ये एसिटिल को एंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर क्रेब साइकिल शुरू करते हैं। इन सभी प्रोसेस से हमारे शरीर के अंदर एक जो है कंपाउंड फ्री होते हैं जिसको कहते हैं NADH2, निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट या हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये NADH2 जो हमारे शरीर के अंदर बना है, ये NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पे जाके, यानी इनर मेम्ब्रेन पे जाके, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन दिख रही है, इस मेम्ब्रेन पे जाके ऑक्सीडाइज होता है। और इसी के ऑक्सीडेशन के लिए क्या जरूरी होती है? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया ने बाहर से ली और उसके बाद में इन NADH2 को तोड़ा। जैसे NADH2 को ऑक्सीजन तोड़ेगा तो क्या बनेगी? एटीपी। अब ये एटीपी जो है वो मसल्स के अंदर कहाँ जाती है? मायोसिन। अभी मैंने मसल्स का एक डायग्राम बताया था, तो ये एटीपी जो है ये मसल्स के अंदर इस मायोसिन पे जाती है। मायोसिन जो आपको दिख रहा है, अगर आप मायोसिन को जूम करके देखो तो ये जो मायोसिन है वो छोटे छोटे इस टाइप से स्ट्रक्चर से बने होते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको कहते हैं मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन। इस मीरोमायोसिन का ये वाला जो भाग दिख रहा है इसको कहते हैं हेड, और ये एटीपी यहाँ पर आती है, और यहाँ पर आने के बाद ये एटीपी जो है वो एडीपी में बदलेगी। एटीपी में 3 फॉस्फेट है, जब एटीपी एडीपी में बदलेगी तो मतलब हमने कहा कि वो किस में बदल गए? 2 फॉस्फेट में। 2 फॉस्फेट में बदले, इसका मतलब एक फॉस्फेट क्या कर रही है? रिलीज कर रही है, और यही वो फॉस्फेट है जो मसल्स के अंदर क्या देगा? एनर्जी देगा और मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा। ठीक है, तो वापस यहाँ से शुरू करते हैं। तो जैसे ये एटीपी आती है, मसल्स के मायोफाइबर के अंदर जो मायोफाइब्रिल्स है उसके अंदर मायोफिलामेंट्स हैं, उस मायोफिलामेंट्स, मायोसिन जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर ये एटीपी आती है। मायोसिन इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ हैवी मीरोमायोसिन, जिसके ऊपर एक हेड भाग होता है। उस हेड भाग के अंदर एक साइट होती है एटीपी बाइंडिंग साइट। उस एटीपी बाइंडिंग साइट के ऊपर ये एटीपी आकर के जुड़ जाती है, जैसा कि ये डायग्राम दिख रहा है। तो देखो ये जो फर्स्ट डायग्राम दिख रहा है ये वही है जो मैंने अभी बताया था, सार्कोमियर। इस सार्कोमियर के अंदर ये है मीरोमायोसिन, और इस मीरोमायोसिन के अंदर ये वाला जो भाग दिख रहा है ये है इसका हेड वाला भाग। इस हेड वाले भाग में एटीपी आएगी, और देखो यहाँ पर किस में बदल रही है? एडीपी में। जब एटीपी एडीपी में बदलती है तब एटीपी से फॉस्फेट फ्री होता है। एटीपी का मतलब है कि एटीपी में पूरा नाम है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब इसमें कितने फॉस्फेट है? 3 है। जब मसल्स काम के लिए एटीपी यूज करती है तो एटीपी किस में बदलेगा? एडीपी में। और जब एडीपी में बदलेगा इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये किस में बदल गया? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट 2 फॉस्फेट में बदले, इसका मतलब एक फॉस्फेट फ्री किए, और ये फॉस्फेट जो है वो मसल्स के अंदर क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है। ठीक है, इतनी सी नॉर्मल जो है बात मैंने बताई। अब होता क्या है कि जब मसल्स बार बार काम करती है, बार बार काम करेगी, तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि जो फॉस्फेट है जो कि एनर्जी दे रहा है वो फॉस्फेट मसल्स को नहीं मिलेगा। मसल्स को नहीं मिलेगा तो मसल जो है वो कोशिश करेगी कि अपनी स्टोर्ड एटीपी पूरी तरह से यूज करेगी। अब जनरली हमारे मसल्स में 2 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एनएरोबिक और एरोबिक। अब एनएरोबिक क्या होता है कि मसल जो है वो बिना ऑक्सीजन के स्टोर्ड एटीपी का यूज कर रही है,
और एरोबिक का मतलब होता है कि मसल जो है वो ऑक्सीजन का यूज करके एटीपी बना रही है और उसके बाद में उसका यूज कर रही है। अब कंडीशन ये आ जाती है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी एटीपी तो मिल रही है, यानी बिना ऑक्सीजन के भी मसल्स में एटीपी तो बन रही है, लेकिन वो एटीपी की संख्या कम होगी। जहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन से एटीपी 38 बनती है, वहाँ एनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से एटीपी जो है वो 38 नहीं बन करके वहाँ पर क्या बनेगी, वहाँ बनेगी हमेशा एटीपी की संख्या 2 बनेगी। तो अब सवाल ये आता है कि जब एटीपी की संख्या कम है तो ये एटीपी कहाँ से लाए, तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि मसल्स को जरूरत पड़ती है क्रिएटिन की। अब क्रिएटिन जो है वो मसल्स के लिए एक पावर बैंक का काम करता है। ये समझो क्रिएटिन एटीपी का पावर बैंक है। जैसे मोबाइल डिस्चार्ज होते हैं तो हम कह सकते हैं कि मोबाइल के लिए चार्जर होता है जिससे उसको चार्ज करते हैं। चार्जर एक माइटोकॉन्ड्रिया है और वो कंटिन्यू सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन अगर मान लो लाइट नहीं है, चार्जर काम नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हम लोग जो है मोबाइल को चार्ज किससे करेंगे, पावर बैंक से। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है और बिना ऑक्सीजन के एटीपी नहीं बन रही है, तो हमारे शरीर के अंदर लीवर और किडनी जो है वो एक क्रिएटिन नाम का प्रोडक्ट बनाती है। और ये प्रोडक्ट जो है वो किसका काम करता है, एनर्जी का काम करता है। होता क्या है सुनो, जैसे लीवर ने और किडनी ने क्रिएटिन बनाया, तो क्रिएटिन सबसे पहले फॉस्फेट से जुड़ता है। फॉस्फेट से जुड़ करके अपने आप को किसमें बदलता है, फॉस्फोक्रिएटिन में बदलता है। अब ये जो फॉस्फोक्रिएटिन है ये एटीपी के पास आता है। किसके पास आएगा, एडीपी के पास, यानी जो मसल्स एटीपी का यूज करके एडीपी बना दिया है तो उस एडीपी के पास आता है और उसको कहता है कि एक काम करो, तुम मेरा फॉस्फेट ले लो। जैसे ही एडीपी फॉस्फोक्रिएटिन के अंदर से फॉस्फेट ले लेती है तो वापस किस में बदल जाती है, एटीपी में। इसका मतलब मसल्स को हमने कहा कि एटीपी मिल गई। तो एक तो मसल्स को एटीपी रेस्पिरेशन से मिल रही थी, वेदर इट इज एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसके अलावा मसल्स को एटीपी जो है वो किससे मिल रही है, क्रिएटिन से मिल रही है। तो इस तरह से हमारे शरीर में एटीपी पीसीएस बन जाते हैं, यानी एटीपी फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम बन जाता है और हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है। अब सवाल आता है कि क्रिएटिन है क्या, क्या ये अमीनो एसिड है या ये प्रोटीन है। तो क्रिएटिन न तो प्रोटीन है न ही अमीनो एसिड है, ये एक छोटा सा मॉलिक्यूल्स है, एक छोटा सा कंपाउंड है जो सिर्फ 3 अमीनो एसिड से बनता है। हमारी किडनी और हमारे लीवर में ये क्रिएटिन बनता है, ठीक है। इट इज नेचुरल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड फॉर्म इनसाइड द बॉडी बाय लीवर एंड किडनी एंड आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। ये अपने को भोजन से भी मिलता है, भोजन से बाहर से मिल सकता है। अब बात करते हैं कि शरीर में ये क्रिएटिन कैसे बनता है। तो कैसे बनता है उससे पहले हम बता दें कि क्रिएटिन हमारे शरीर में जो पर डे जो है वो कितना बनता है, 2 ग्राम बनता है। अब जो 2 ग्राम क्रिएटिन पर डे बनता है लीवर किडनी पैंक्रियास के द्वारा, इनमें से 95% क्रिएटिन आपके मसल्स में स्टोर हो जाता है और वो फॉस्फोक्रिएटिन के रूप में पाया जाता है। वही बाकी का जो 5% क्रिएटिन है वो आपके हार्ट और ब्रेन में चला जाता है। अब क्रिएटिन को बाहर से खा सकते हैं क्या, डाइटरी सोर्स ऑफ क्रिएटिन क्या है। तो देखो जनरली सारे के सारे क्रिएटिन प्रोडक्ट जो है वो अपने को मीट से मिलते हैं या नॉन वेज सोर्स से मिलते हैं। जैसे 1.5 किलो मटन है, बकरे का मांस है, उसमें 5 ग्राम क्रिएटिन होता है। बट अगर आप क्रिएटिन को खाने के लिए, वैसे तो हमारी बॉडी नेचुरली 2 ग्राम क्रिएटिन बना रही है, बट अगर आप जिम जा रहे हो एंड आपको क्रिएटिन की डेफिशिएंसी है एंड इफ यू आर टेकिंग, यू वांट टू टेकिंग क्रिएटिन फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, डाइटरी सोर्स, तो हम कह सकते हैं कि मीट खाने से या मटन खाने से क्रिएटिन आपको मिल रहा है, पर क्रिएटिन के साथ आपको दूसरी चीजें भी मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान मांस खा रहा है तो उस कंडीशन में उसको जो है मीट से क्रिएटिन तो मिलेगा। अब क्रिएटिन कितना मिलेगा, 5 ग्राम। पर 5 ग्राम क्रिएटिन को खाने के लिए आपको कम से कम मटन कितना खाना पड़ेगा, 1.5 kg। अब 1.5 kg मटन खाओगे तो उसमें फैट भी तो होगा, उसके अंदर दूसरी चीजें भी खूब सारे होंगे, जिसकी वजह से इंसान की मसल्स में क्रिएटिन के साथ इतना फैट चला जाएगा कि वो मोटा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्रिएटिन को डायरेक्टली हम मीट से जो है इस तरह से नहीं खा सकते, क्योंकि मीट ज़्यादा खाना पड़ेगा तब जाके क्रिएटिन हमें मिलेगा। अब होगा क्या, इतना मीट खाने के बाद क्रिएटिन मिले वो कम मात्रा में मिल रहा है, तो लोग सोचते हैं कि मार्केट से क्रिएटिन के डब्बे ला ले। अब क्रिएटिन के डब्बे लाते हैं तो कई बार साइड इफेक्ट होता है। अब क्रिएटिन की वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्रिएटिन की वजह से हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि क्रिएटिन को नुकसान होता तो बॉडी क्रिएटिन बनाती क्यों। तो क्रिएटिन हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं करता। नुकसान इस तब होता है जब आप उस क्रिएटिन को मार्केट में फैक्ट्री के अंदर जब उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके अंदर जो है हैवी मेटल मिल जाते हैं, या जिसमें पैक करते हैं उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स वगैरह आ सकते हैं, तब जाके नुकसान होता है। वेस्ट सोर्स की बात करें तो वेस्ट सोर्स ऐसा कोई नहीं है जिससे डायरेक्ट आपको क्रिएटिन मिल जाए, ठीक है। लेकिन ये है कि क्रिएटिन जिस टाइप से बनता है वो छोटे छोटे टाइप्स जो है वो वेस्ट सोर्स में मिल जाते हैं। कैसे, जैसे देखो हेरिंग, पॉर्क, सैल्मन, बीफ, ट्यूना और कोड, ये जितने भी आपको मीट दिख रहे हैं, जिसमें पॉर्क के अलावा सब जो है लगभग
पोर्क जो है सूअर का मांस, बीफ गाय का मांस, हेरिंग मछली है, सैल्मन मछली है, ट्यूना मछली है, कॉड मछली है, ठीक है, कॉड लिवर। तो ये सारे के सारे जो मीट है इनसे आपको अलग अलग तरह के जो है क्रिएटिन जो है सोर्स मिल रहे हैं। अब हम ये समझते हैं कि हमारी बॉडी में क्रिएटिन बनता कैसे। जब क्रिएटिन कैसे बनता है इसको समझेंगे तो पता चलेगा कि क्रिएटिन बॉडी में कैसे काम करता है। देखो, सबसे पहले हमारी किडनी या पेंक्रियाज जो होती है वो एक अमीनो एसिड्स को बनाती है, या हम कह सकते हैं अमीनो एसिड को लेके आती है, और उसका नाम है आर्जिनिन और ग्लाइसिन। अब ये दोनों अमीनो एसिड एक एंजाइम के द्वारा मिल जाते हैं जिसका नाम है आर्जिनिन ग्लाइसिन एमिडाइनो ट्रांसफेरेज। इस अमीनो एसिड के द्वारा इन दोनों को मिलाया और फिर एक नया केमिकल बना जिसका नाम है ग्वानी डाइनो एसीटेट प्लस ऑर्निथिन। अब ऑर्निथिन तो यूरिया बनाने में व्यस्त हो जाता है, जिसको हम ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, लीवर में जाके ये ऑर्निथिन लीवर में जाएगा और यूरिया बनाने में व्यस्त हो जाएगा। इधर जो ग्वानी डाइनो एसीटेट है ये लीवर के अंदर मेथिल ग्रुप से जुड़ता है, मैथ्योनिन से जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ जीएएमटी एंजाइम, और फिर बनाता है एस एडिनोसिल मैथ्योनिन। जब ये तीनों चीज मिल जाती है तब हमारे शरीर में क्रिएटिन बनता है। तो क्रिएटिन का निर्माण 3 अमीनो एसिड से होता है। 2 अमीनो एसिड जो किडनी से आ रहे हैं, एर्जिनिन और ग्लाइसिन, और एक अमीनो एसिड जिसको हम कहते हैं मैथ्योनिन जो लीवर से आ रहा है। तो 3 अमीनो एसिड मिले तब आपके शरीर में क्रिएटिन बना। अब ये क्रिएटिन तीनों अमीनो एसिड से जो क्रिएटिन बना ये आपको नॉनवेज से तो डायरेक्टली मिल रहा है, लेकिन वेज फूड के अंदर आपको क्रिएटिन डायरेक्ट नहीं मिलता। बट हम ये कह सकते हैं कि वेज फूड में आपको क्रिएटिन तो नहीं मिलता, पर क्रिएटिन जिससे बनता है वो चीज़ें आपको वेज फूड में मिल सकती है। जैसे कि आपको जो है क्रिएटिन, जैसे आर्जिनिन है, ग्लाइसिन है जो क्रिएटिन बना रहे, जो मैथियोनिन वगैरह, ये सब चीज़ें आपको वेज फूड में आराम से, जैसे अखरोट है, बादाम है, ये पीनट्स वगैरह है, पल्स वगैरह है, इनके अंदर ये सब चीज़ें टुकड़ों में मिल सकती है और इनको खाने से हमें इनडायरेक्टली क्रिएटिन बॉडी में मिल सकता है। तो वेज सोर्स के अंदर क्रिएटिन नॉट डायरेक्टली प्रेजेंट बट सम वेज फूड कंटेंट मैथ्योनिन ग्लाइसिन आर्जिनिन सेपरेटली, और उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर ये सब प्रोड्यूस। अब सवाल ये आता है डज क्रिएटिन कॉज हार्म, क्या क्रिएटिन से हमारे शरीर को कोई नुकसान है? तो कोई नुकसान नहीं हमारे शरीर में। हमने अभी बताया कि क्रिएटिन से कोई नुकसान नहीं है, बस क्रिएटिन जिस तरीके से पैक होके आते हैं, कहाँ से उसका एक्सट्रैक्शन हुआ, कैसे उसका निष्कासन हुआ, तो उसकी वजह से शरीर के अंदर नुकसान हो सकता है क्योंकि उसमें हैवी मेटल वगैरह जुड़े होते हैं। बट एक्सेस इंटेकिंग कॉज साइड इफेक्ट। अब कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा मात्रा में लेंगे तो वो तो साइड इफेक्ट करेगी। तो वो क्रिएटिन की वजह से नुकसान नहीं है, क्रिएटिन की ज्यादा लेने की वजह से नुकसान है। अब क्रिएटिन अगर आप जरूरत से ज्यादा खा रहे हो, जैसे अभी बताया कि हमारी बॉडी पर डे 2 ग्राम क्रिएटिन बनाती है। अब अगर आप बाहर से क्रिएटिन खा रहे हो तो उसका कोई आप जो है मात्रा अगर फिक्स नहीं रख रहे हो कि दूध के साथ आपने पाउडर ले लिया, पाउडर में 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम जितना आप क्रिएटिन खा रहे हो, आपको लगता है कि ज्यादा क्रिएटिन खाएंगे तो एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी। इस भ्रम के अंदर अगर आप क्रिएटिन ज्यादा खाओगे तो आपको ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे गैस बन सकती है, डायरिया हो सकता है, आपको दस्ते लग सकती है, नौजिया हो सकता है, यानी उल्टी जैसा हो सकता है, मसल्स क्रैम्प। मसल जो है जितना ज़्यादा क्रिएटिन खाएगी, मसल्स जितना ज़्यादा क्रिएटिन एब्जॉर्ब करेगी उतना ही पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगा, तो उसकी वजह से मसल्स में एक दर्द होगा, क्रैम्प होगा, वेट गेन हो सकता है, स्ट्रेस ऑन किडनी, किडनी पे स्ट्रेस हो सकता है क्योंकि किडनी जो है वो ज़्यादा क्रिएटिन अगर आप खाओगे तो क्रिएटिनिन ज़्यादा बनाएगी। क्रिएटिन और क्रिएटिनिन 2 अलग शब्द है। अगर आप क्रिएटिन आपके शरीर के अंदर बन रहा है और क्रिएटिनिन जो है वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है जो क्रिएटिन के यूज होने के बाद बन रहा है, तो किडनी पे लोड ज्यादा होगा। किसी इंसान की किडनी के अंदर जो है एक बार यूरिनेशन के अंदर 1 ग्राम क्रिएटिनिन बनता है, 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम क्रिएटिनिन बनता है। अगर किसी इंसान की किडनी डैमेज है, इन्फेक्शियस है, तो उसके क्रिएटिनिन की मात्रा जो उसके यूरिनेशन के थ्रू बाहर आती है तो उसकी मात्रा बढ़ सकती है, वो 1 ग्राम से बढ़ के 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम हो सकती है। अगर इसकी मात्रा जो है 6 से ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर किडनी में डिसऑर्डर है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। जो लोग पहले से बाहर से क्रिएटिन खा रहे हैं उनके अंदर भी किडनी से यूरिनेशन के टाइम में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि किडनी डैमेज है, एक्चुअली वो क्रिएटिन को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। इज क्रिएटिन इज मेडिसिन, क्या क्रिएटिन एक मेडिसिन है? तो कोई मेडिसिन नहीं है, ये मार्केट के अंदर एक प्रकार का मोनोहाइड्रेट जो है एक सोर्स है जो आपको एक प्रकार से एनर्जी देने के लिए मिल रहा है। अब कई लोगों जो है क्रिएटिन को लेके मिथ्स बताते हैं कि क्रिएटिन नुकसानदायक देता है, स्टेरॉइड्स होता है, क्रिएटिन से मसल्स डैमेज होती है, ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता क्रिएटिन को लेकर के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने क्रिएटिन को लेकर के बताई। क्रिएटिन बॉडी के लिए अच्छा है, पर स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर डूइंग एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो हैवी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्रिएटिन अच्छा है।
ऐसे लोग जो एक जगह बैठे हैं, जिसका कोई काम नहीं है, जो सिर्फ बैठ के काम कर रहे हैं अपना नॉर्मली, जो कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कोई वेट लिफ्टिंग वैसा प्रोसेस नहीं कर रहे, तो उनके लिए क्रिएटिन काम का नहीं है। उनकी बॉडी में क्रिएटिन उतना बन रहा है जितना वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर जिम वगैरह जाते हैं तो उनके लिए जैसा कि क्रिएटिन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसी टाइप के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कल फिर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा और वो वीडियो होगा माइटोकॉन्ड्रिया को लेके।